हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 साइंस का पार्ट 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस चैप्टर का सारे प्रश्नोत्तर आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट चाहिए या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप हमारे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर का MCQ भी मिलेगा, PYQs का भी आपको मिलेगा और तो क्वेश्चन बैंक के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जितना भी क्वेश्चंस आपका रहेगा सारा कुछ MCQ में रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपका 9th में MCQ ही एग्जाम होता है, तो सारा कुछ वो सब MCQ में मिलेगा। बस ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत रहेगा। ठीक है, जो सब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब रहेगा। बाकी जो मैं वीडियो आप लोगों को डाली हूँ, MCQ हो, PYQ हो या फिर क्वेश्चन बैंक के भी जो भी क्वेश्चन है वो सब सारा कुछ आपका MCQ में ही रहेगा, तो आप लोग सारा को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपको इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो, MCQ, PYQs, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, हर एक चीज अवेलेबल कराया गया है ताकि आप लोग का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है एकदम अच्छे ढंग से हो सके। फुल गारंटी लेती हूँ कि आप लोग का जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो पूरा एकदम अच्छे से हो जाएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरा एकदम मैं पूरा आप लोगों को प्रिपेयर कर दूंगी ताकि आप लोग एग्जाम के लिए पूरे अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें एकदम एग्जाम से पहले ही। बस आप लोगों को क्या करना है कि हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है और साथ साथ रिविजन भी करते रहना है। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। ए में क्या पूछा गया आप लोगों को कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, तो क्या हो जाएगा आंसर? वाष्पीकरण। बी में क्या पूछा गया है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए में क्या करना होगा? ऊर्ध्वपातन करना होगा। ठीक है, उसके बाद सी में क्या पूछा गया है कि धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, तो इसका क्या हो जाएगा? छानने की प्रक्रिया। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है, याद रखें, समझ में आ रहा है ना सारा कुछ। डी में क्या पूछा गया है कि दही से मक्खन निकालने के लिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? आप केंद्रीकरण। ई में क्या पूछा गया है? जल में तेल निकालने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा? कीप पृथक्करण। उसके बाद एफ में क्या पूछा गया है कि चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, तो क्या हो जाएगा? छानने की क्रिया। जी नंबर में बालू से लोहे की पीनों को पृथक करने में, तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, उसके बाद एच में क्या है कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, तो क्या हो जाएगा? ओसाई। उसके बाद आई में पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निधारने की क्रिया। जे नंबर में क्या पूछा गया है? पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोमेटोग्राफी। दूसरा नंबर में क्या पूछा गया है? चाय तैयार करने के लिए किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलय, फूलमा, फूलनशील, अघुलनशील, धुलिये तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, तो हर एक चीज का आपको प्रयोग करना है और क्रम में बताना है कि कैसे क्या चाय को कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्रम 1। सबसे पहले क्या करेंगे? एक पतीले में थोड़ी पानी गर्म करेंगे। फिर दूसरा में क्या करेंगे? क्रम नंबर 2 में उसके बाद क्या करेंगे? एक केतली में थोड़ी चाय पत्ती डालेंगे। फिर क्रम 3 में यानी कि फिर उसके बाद क्या करेंगे? उबलती पानी को केतली में डाल दे और पत्तियों को कुछ देर फूलने दे। यह एक विलयन बदलेगा, यानी कि एक विलयन में चेंज हो जाएगा जब ये दोनों जब घुल जाएगा तब। ठीक है, फिर चौथा इसके बाद क्या होगा? क्रम नंबर 4 में कि एक कप में चीनी विलय डालें, यानी कि चीनी को डालना है एक कप में। और 5वां नंबर में इसके बाद क्या होगा कि विलयन का केतली में हिलाएं। फिर क्या करना है कि केतली को हिलाना है। और फिर लास्ट क्या है आपका क्रम कि इसके बाद क्या करना है? छलनी से छान कर विलयन को कप में डालें, यानी कि छलनी से छान लेना है और जो चाय पत्ती है उसको हटा देना है और विलयन में डाल देना है। 2 छोटे चम्मच दूध डालें
चम्मच से मिलाएं। अब चाय तैयार है। चाय की पत्तियां छन्नी में रह जाएगी तब जब तक चाय विलयन में घुल जाएगी। चीनी और दूध घुलनशील विलय है जबकि चाय की पत्तियां अघुलनशील विलय है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक वर्ड्स का हो गया है यूज। यहाँ क्या क्या बोला गया था? विलयन, विलयक, विलय, पुलना, पुलगश, सारा कुछ वर्ड का यहाँ पे यूज हो गया है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट 3 नंबर में क्या पूछा गया है कि प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांच तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इसमें क्या है कि आपका जो भी यहाँ पे दिया हुआ है तापमान, उसमें क्या करना है कि 100 ग्राम जल आपको ऐड करना है हर एक विलय में, यानी कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसमें 100 ग्राम जल ऐड करना है। उसके बाद क्या है कि उसमें क्या परिवर्तन आएगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, 100 ग्राम विलायक में विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा को उस विलयन का विलय की घुलनशीलता कहते हैं। ठीक है, ए में क्या आपका दिया हुआ है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखिएगा? 313 डिग्री केल्विन पर 100 ग्राम जल अधिकतम कितना होगा? 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को घोलेगा। ठीक है, यहाँ पे सारणी देखिएगा। ठीक है, और मिलाइएगा हर एक चीज को। जैसे 313 दिया हुआ है, 313 डिग्री पे, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट दिया हुआ है। फिर पोटेशियम नाइट्रेट जो है कितना ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी वहां पे, तो कितना ग्राम का होगा? तो यहाँ पे 313, तो यहाँ पे कितना ग्राम दिया हुआ है? अधिकतम 62 ग्राम, यहाँ पे 62 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, 50 ग्राम का पूछा गया है। हर एक चीज को आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा गया है? प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है तो और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो क्या अवलोकित करेगी? स्पष्ट करें। तो इसका आप लोग कैसे लिखिएगा? कक्षीय तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के तो 293 केल्विन हो जाएगा। अब 253 आपका दिया हुआ था इसमें। ठीक है, केल्विन, तो 100 ग्राम जल अधिकतम अगर उसमें करेंगे तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड वहाँ पे घोल सकते हैं। तापमान घटने के साथ साथ ठोस की द्रव में घुलनशीलता भी घट जाती है, अतः पोटेशियम क्लोराइड का पाउडर नीचे बैठने आरंभ कर देगा। ठीक है, सी नंबर में क्या पूछा गया है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? यहाँ पे आपका क्या बताना है कि सबसे ज्यादा घुलनशील कौन सा लवण होगा, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखिएगा कि 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 293 केल्विन हो जाएगा। फिर पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता कितना हो जाएगा? 12 डिग्री, मतलब 32 ग्राम। फिर सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता 24 ग्राम। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 32 ग्राम कितना है यहाँ पे? 293 केल्विन पे 293 वाला हम लोग जांच करेंगे। कितना दिया हुआ है? पोटेशियम नाइट्रेट 32, 36, 35, अमोनियम क्लोराइड 37। ठीक है, इसलिए मैं वहां पे ऐसे ये सब लिखी हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी डाउटिंग में मत रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता अधिकतम होती है। हो गया। अब डी नंबर में आप लोगों को क्या पूछा गया है यहाँ पे कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान अगर ज्यादा कम या ज्यादा किया जाए तो
क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है कि तापमान बढ़ने पर ठोस के द्रव में घुलनशीलता बढ़ती है और तापमान घटाने पर घटता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वो जो चीनी है वो और भी ज्यादा घुलते जाएगा, जब तापमान घटेगा तो वो नहीं कम घुलनशील होगा। दूसरा क्या है कि तापमान बढ़ने से द्रवों में गैसों की घुलनशीलता घटती है और तापमान घटने पर बढ़ती है। तापमान जब घटता है यानी कि बढ़ता है तो जो गैस का जो घुलनशीलता है वो क्या होता है कि घटते चली जाती है, यानी कि उसका जो आकर्षण बल है वो एकदम घटते चला जाता है, वो तुरंत एकदम उड़ जाता है। लेकिन जब अगर कम तापमान में रहता है तो फिर वो बैठा हुआ रहता है, ठीक है। चौथा नंबर में आप लोगों को क्या पूछा गया है कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। उदाहरण भी देना है और आपको इसका व्याख्या भी करना है, ठीक है। इसमें टोटल 4 है क्वेश्चंस। तो चलिए, सबसे पहला वाला क्या था, संतृप्त विलयन। इसका क्या हो जाएगा व्याख्या, किसी विशेष तापमान पर कोई विलयन जिसे जितने अधिकतम विलय को घोलने में सक्षम होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। एक बीकर में 100 मिलीलीटर जल को लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए और थिले जल में धीरे धीरे सोडियम क्लोराइड घोलिए तब तक कि और सोडियम क्लोराइड विलयन में घुलना बंद न कर दे। विलयन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। इस प्रकार वह विलयन जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर तैयार सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन है, ठीक है। दूसरा में क्या पूछा गया है कि शुद्ध पदार्थ, बिना में शुद्ध पदार्थ को बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा व्याख्या में कि जिन पदार्थों का रंग, स्वाद और बनावट दई तापमान और दाब पर हमेशा समान रहता है वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। सी नंबर में क्या दिया हुआ है कि कोलाइड। इसका क्या हो जाएगा, एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय के कणों का आधार 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9 मीटर और 100 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻7 मीटर के बीच होता है, कोलाइड विलयन कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा, दूध और गोंद, ठीक है। उसके बाद क्या है डी नंबर में, निलंबन। निलंबन एक विषम जातीय अथवा विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में बहुमात्रा में निलंबित रहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, गंदा पानी, बुरादा जल का मिश्रण, चौक पाउडर जल का मिश्रण आदि, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। निम्नलिखित में प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें, यानी कि बताना है कि कौन सा समांगी और कौन सा विषमांगी है, ये सब, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था आपका, सोडा पानी। सोडा पानी क्या हो जाएगा, समांगी। बी में क्या था, लकड़ी, इसका क्या हो जाएगा, विषमांगी। तीसरा में है बर्फ, ये होगा समांगी। फिर वायु विषमांगी, ई में मिट्टी विषमांगी, सिरका समांगी और छनी हुई चाय ये भी समांगी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 6ठा नंबर में, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है, ठीक। उत्तर में क्या हो जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है, हम उसके क्वथनांक की जांच करेंगे। शुद्ध जल 273 केल्विन और सामान्य वायुमंडलीय दाब 1 atm। एटीएम का मतलब क्या है, यहाँ पे एटीएम वो बैंक से पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं है। यहाँ पे एटीएम का मतलब है कि एटमॉस्फेयर, ठीक है। दाब का फॉर्मूला होता है वहाँ पे कि यूनिट होता है जिसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी का रहता है, ठीक है। पर उबलता है लेकिन लवण मिला जल 273 केल्विन से उच्च ताप पर उबलता है। 7वां नंबर में क्या आपका दिया हुआ है, 7वां नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। इन सब में शुद्ध कौन कौन सा है ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, ए में बर्फ,
ये शुद्ध हो जाएगा। बी में दूध, ये भी शुद्ध हो जाएगा। सी में लोहा शुद्ध, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध में यहाँ पे क्या है कि उसके साथ कुछ भी मिश्रण ना हो तब वो शुद्ध होगा, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध, पारा शुद्ध, ईंट अशुद्ध है। इसमें सिर्फ ईंट के लिए बनाने के लिए कुछ कुछ चाहिए भी होता है, लकड़ी अशुद्ध, वायु अशुद्ध। वायु में बहुत सारे हवाएं पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है 8वां नंबर में कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। इन सब में विलयन का पहचान करना है, ठीक है, कि विलयन है या नहीं है। ए में मिट्टी विलयन नहीं है, बी में कोयला विलयन नहीं है, सी में वायु, वायु का क्या हो जाएगा विलयन है। डी नंबर में समुद्री जल विलयन है, सोडा जल विलयन है। 9वां नंबर में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो इस व्यवहार को हम भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि प्रभाव को प्रदर्शित करना है, इनकी क्या प्रभाव है, इसमें कौन सा प्रभाव होगा ये आपको बताना है, ठीक है, डिंठल होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है नमक का घोल, तो ये क्या हो जाएगा डिंठल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, इसमें प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सेकेंड है दूध, डिंठल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, दूध क्या हो जाएगा दूध में ये प्रदर्शित करेगा। थर्ड नंबर में क्या है कॉपर सल्फेट का विलयन, डिंठल नहीं करेगा, यानी कि डिंठल इसमें नहीं करने वाला है। स्टार्च विलयन, डिंठल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। 10वां नंबर में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। ये सब जो दिया हुआ है, ठीक है, और इधर भी है, ये सब को आपको क्या करना है कि तत्वों में, यौगिक में और मिश्रण में बताना है ये कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है, कौन सा यौगिक और कौन सा मिश्रण है, ठीक है। ए का उत्तर में क्या लिखिएगा ए में मिट्टी, ये क्या हो जाएगा विलयन नहीं है। बी में कोयला विलयन नहीं है, वायु, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या चीज में बताना था कि तत्व मिश्रण और यौगिक, तत्व मिश्रण और यौगिक को अलग अलग करना है। तत्वों में क्या आ जाएगा आपको सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन, और दूसरा मिश्रण में क्या आ जाएगा मिट्टी, चांदी का घोल, कोयला, वायु, रक्त है यहाँ पे रक्त, और क्या हो जाएगा और एक यहाँ पे छूट गया है आपका साबुन। इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, मिश्रण का। तीसरा यौगिक, यौगिक में क्या जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 11 नंबर में क्या पूछा गया निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है। ये सब जो भी हो रहा है, ठीक है, ये सब में कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन के कारण हो रहा है, केमिकली रिएक्शन किस में हो रहा है ये बताना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा पहला में कि ए नंबर में पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, कैसे है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, यानी केमिकली होता है रिएक्शन, मतलब ये होगा। दूसरा में लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों होगा लोहे में जंग लगना, क्योंकि जंग पानी वानी के कारण लगता है, और जब उसमें छींटा पड़ता है तो क्या होता है कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण जो है वो उसमें जंग लग जाता है और क्या होता है कि येलोइश हो जाता है, ठीक है, या लालीपन आ जाता है। सी नंबर में क्या पूछा गया है कि लोहे के चूर्ण तथा बाल को मिलाना, ये नहीं होगा। डी नंबर में खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन है। ई नंबर में क्या है भोजन का पाचन, तो इसका क्या हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। एफ नंबर में जल से बर्फ बनना, ये हो जाएगा नहीं। जी नंबर में मोमबत्ती का जलना, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा होगा, अगर मोमबत्ती जलेगा तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है तभी जलता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोग एनिमल क्लास सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल पाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।